स्वागत है आप सबका इस ड्रामा के सेकेंड पार्ट में। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जियांग जो को ऑफिस ज्वाइन करने के लिए गई हुई थी। सारे डिजाइनर्स को कॉमन एरिया में बैठाया जाता है। जियांग को अपनी वो ऑफिस वाली फ्रेंड में मिल जाती है और जो का सेक्रेटरी था ना, वो यहाँ पर जियांग को एक अलग ऑफिस देता है। जियांग पूछती है कि बाकी जो जो डिजाइनर्स हैं वो तो बाहर कॉमन एरिया में बैठ रहे हैं। अब उसका सेक्रेटरी मन ही मन सोचता है कि तुम सीईओ की वाइफ हो, तुम्हें मैं कॉमन एरिया में कैसे बैठा सकता हूँ। वैसे कहता है कि तुम्हारे टैलेंट बॉस को कुछ ज़्यादा ही पसंद है, इसी वजह से वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए ज्वेलरी डिज़ाइन कराने के लिए तुम्हें ऑफिस प्रोवाइड करा रहे हैं। जियांग ये सुन के खुश हो जाती है और सोचती है कि वो कुछ ज़्यादा ही अच्छे डिज़ाइन उसके लिए बनाएगा। यहाँ पर जो का सेक्रेटरी जो और ई का शादी का ये फोटो उस कमरे में लेकर के आते हैं ताकि जियांग देख ना ले। वो उसे यहीं पर हाइड करने के लिए बोल देता है क्योंकि जियांग इस ऑफिस में शायद ही आने वाली है। बट वो सोच रही थी कि काश एक बार उसे उसके बॉस को थैंक्स बोलने का मौका मिल पाता। यही सोचते वो उसके ऑफिस में जाती है, लेकिन तभी उसकी फ्रेंड का उसे कॉल आ जाता है और वो वहाँ से निकल जाती है। इधर जो को भी एक बिजनेस कॉल आता है और वो अपना ऑफिस छोड़ करके वहाँ से चले जाता है। तो आज फिर जियांग यहाँ पर जो को नहीं मिल पाती। बात करने के बाद ऑफिस के अंदर जाती है तो जो वहाँ से जा चुका था। दूसरी साइड जियांग अपने फ्रेंड से मिल रही थी। वो उसे बताती है कि अरे देख देख, ये ना इस कंपनी का सीईओ बड़ा हैंडसम है, चल मैं तुझे मिलाती हूँ, तेरी ही कंपनी का है ना। जो वहाँ पर आता है, लेकिन तब तक जियांग ड्रेस चेंज करने के लिए गई थी, क्लीन करने के लिए, क्योंकि लड़की से गलती से उसके ऊपर कॉफ़ी गिर गया था और वो फिर यहाँ पर जो को नहीं देख पाती है। वो अपने फ्रेंड को बताती है कि मैंने जिस बंदे से शादी की है वो बहुत ज़्यादा ही केयरिंग है। इधर उधर की बातें करने के बाद जियांग वहाँ से लौट जाती है। रात में वो जो के आने का इंतजार करते करते सोफे पर ही सो गई थी। जो यहाँ पर जियांग में ई को देखने लगता है और उसके बारे में इमेजिन करके उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फिर वो खुद को कंट्रोल कर लेता है। तब तक यहाँ पर जियांग जग जाती है। वो उसे पूछती है कि वो घर आ गया। जो कहता है कि वो सोफे पे क्यों सो रही है। वो कहती है कि वो उसका इंतजार कर रही थी इसी वजह से। पता है, मैंने ना आज अपने बॉस को देखने का कोशिश किया लेकिन वो दिखा नहीं। वैसे तो वो बंदा मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल है, लेकिन मैंने सुना है ना कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ ज़्यादा ही ये है। उनके जाने के बाद भी वो उन्हें भूल नहीं पाए। सारी लड़कियां उस बॉस से शादी करना चाहती है। जो कहता है क्या तुम भी चाहती हो। जियांग कहती है नहीं, मैं वैसे इंसान के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती जिसके दिल में कोई और है। मेरे लिए है तो तुम ही काफ़ी हो। अब जो यहाँ पर सोच रहा है कि ये लड़की तो उसी के बारे में बात कर रही है। वो उसे किस तरीके से बताए कि वही उसका बॉस है, यही सब बारे में वो सोचता है। थोड़ी देर बाद वो उसके लिए डिनर प्रिपेयर कर रहा था तो उसे जियांग के चिल्लाने की आवाज़ आती है। उसे लगता है कि शायद उसके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। वो जाता है देखने के लिए तो पता चलता है कि नहीं, एक्चुअल में उसके बॉस ने उसे ज्वेलरी डिज़ाइन करने के लिए कहा है और जियांग को कुछ इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा है। इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। जो उसे काम डाउन करता है और वो उसे उस डिज़ाइंस के बारे में कुछ आइडियाज़ देता है कि किस तरीके से जो नेक्स्ट रिंग बनाना है उसे क्रिएट करना है। जियांग सोचने लगती है कि जो का एक्सप्लेनेशन और पॉइंट बिल्कुल उसके बॉस की तरह कैसे मिल सकता है। वो उसे कहती है क्या तुम उसके रिलेटिव हो क्या। जो बात को टाल देता और कहता है कि नहीं, एक्चुअल में मुझे भी डिजाइन करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है और इसी फील्ड में रिलेटेड मैं जॉब भी ढूंढ रहा हूँ। जब उसे कोई इंस्पिरेशन नहीं मिलता है तो नेक्स्ट डे वो उसे एक आर्ट गैलरी में लेकर के जाती है और कहती है यहाँ पर हमें ट्यूलिप के बहुत सारे वेरिएशंस मिल जाएंगे, शायद मुझे इससे कुछ इंस्पिरेशन भी मिले। इधर जो का सेक्रेटरी उसे दूर से प्रोटेक्ट करने के लिए आया हुआ था। वो वहाँ पर साइड से जो को देखता है तो उसे लगता है कि केवल जो अकेले आया हुआ है, इसी वजह से वो बॉडीगार्ड्स लेकर के वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन जियांग को उसके साथ देख करके शॉक्ड हो जाता है। अब जियांग कहती है कि ये तुम्हें मेरे बॉस के नाम से ये क्यों बुला रहा है। तो उसका सेक्रेटरी कहने लगता है ओ पीछे से लगा कि हमारे बॉस ही है, सॉरी मैंने गलत इंसान को देख लिया, ठीक है तुम लोग जरा एंजॉय करो। अब जो थोड़ा-सा चैन का साँस लेता है कि कम से कम इसका पोल यहाँ पर नहीं खुला। फिर वो लोग पेंटिंग्स देखने के लिए अंदर चले जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वो क्रिपल्ड बंदा जिसका नाम ली है, जो कि जियांग से शादी करना चाहता था, वहाँ पर आ जाता है। अब उसे यहाँ पर जो की असलियत पता नहीं थी, इसलिए वो उन दोनों का इंसल्ट करने लगता है और जियांग को कहता है तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। जियांग कहती है कि वो ऑलरेडी अब मैरिड है और वो किसी और से शादी नहीं करने वाली है। दोनों के बीच में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े बढ़ने लगते हैं। जियांग को लगता है कि जो इतना ज़्यादा रिच नहीं है तो वो इन सब मामले में ना ही पड़े तो बेहतर है। वो जो को प्रोटेक्ट करने का कोशिश करती है। ये सिचुएशन देखते हुए वहाँ पर जो का सेक्रेटरी आता है और वो अपने बंदे लोगों को बोल करके ली को उस एग्जीबिशन से बाहर भिजवा देता है।
उसका सेक्रेटरी यहाँ बल्ली को वार्न करता है कि अपने औकात वाले बंदे से पंगा लिया करो। तुम्हें पता भी नहीं है जो कौन है। जब वो सर्च करता है तो उसे पता चल जाता है कि जो एक्चुअल में है कौन। दूसरी साइड जियांग पूछ रही थी, मेरे बॉस के सेक्रेटरी ने हमारी हेल्प क्यों की? तो वो उसे कहता है क्योंकि हमारे बॉस का ऑर्डर है कि उसके ये पेंटिंग वाले एरिया में अगर कोई भी बंद क्रिएट करने का कोशिश करेगा तो उसके साथ इसी तरीके से बिहेव किया जाएगा। जियांग इस बात को नॉर्मल हो जाती है लेकर के वो जो को उसके कुछ पिक्चर्स क्लिक करने के लिए बोलती है। यहाँ पर वो पिक्चर्स क्लिक तो कर रहा था लेकिन उसके दिमाग में अब भी ई चल रही होती है। वो उसे हर वक्त कुछ ज़्यादा ही मिस करते रहता था। जियांग इन सब चीज़ों से बेखबर जो उसे कुछ ज़्यादा ही प्यार करने लगी थी। वो उस चीज़ों को हील कर रही थी जिसको कि उसने कभी तोड़ा ही नहीं है। उसका सेक्रेटरी इन दोनों को साथ-साथ देख कर के खुश था कि चलो अच्छा है, जो और जियांग के बीच में थोड़ी बहुत प्यार-मोहब्बत की चीज़ें बढ़ रही हैं। यहाँ पर ली अपने बेइज्जती का बदला लेने के लिए जियांग की फैमिली को कॉल करके कहता है कि अगर तुमने मुझे जियांग को नहीं दिलाया और मुझे आकर के सर्व नहीं किए तो फिर हमने जो तुम्हें पैसे दिए हैं ना, वो भूल जाओ कि तुम्हें वापस मिलने वाले हैं और तुम्हारा जो हश्र करेंगे वो तो समझ जाना। यहाँ पर उसकी सौतेली सिस्टर हम लोग काओ को देखते हैं जो कि जो के ऑफिस में ज्वाइन की थी। उसकी मम्मी उसे समझाती है, बेटी अब तुम ही इकलौती हमारी उम्मीद हो, तुम्हें जाकर के अपने बॉस पे लाइन मारना है, उसे पटाना है ताकि हमारी फैमिली की प्रॉब्लम ये सॉल्व हो सके। वहाँ पर ये सिखाया जाता था। खैर कहानी में वापस आते हैं। काओ को इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो तो ओवर कॉन्फिडेंट थी जैसे कि उसका बॉस तो पट ही जाएगा। नेक्स्ट डे जियांग के फादर से कॉल करते हैं और कहते हैं कि ऐसा है ना कि अगर अपनी मम्मी जी के रिलैक्स लेना है तो चुपचाप हमने के घरे आ जाओ, और अगर नहीं आओगी ना तो तुम और तुम्हारे पति परमेश्वर को ऊपर पहुंचाने में देर नहीं लगेगा। जियांग अभी उसको जवाब देने ही वाले थे अपने डैड को, तभी वो जो को देखती है। वो उसके बॉस के कार में जा रहा था। अब वो ये सोचने लगती है कि जो तो नॉर्मल सा ड्राइवर का बंदा है तो फिर वो इतनी महंगी कार में क्या कर रहा है। वो उससे फॉलो करते हुए जाती है। उसे लगता है कि जब जो उसकी कार में जा रहा है इट मीन्स कि उसकी कंपनी का बॉस भी उसे मिल जाएगा। सिर्फ वो एक थैंक यू बोलने के लिए इतना कुछ कर रही थी। ऑफिस में अंदर जाती है तो उसे बिना अपॉइंटमेंट के एंट्री नहीं मिलता है। जैसे तैसे करके वो जो तक पहुंच भी जाती है तो केवल वहां पर जो था। ये देख करके वो शॉक्ड हो जाती है कि जो अकेला क्या कर रहा है, वो बॉस कहाँ गया। एक बार को उसके मन में आता है कि कहीं वही तो उसका बॉस नहीं है। बट उसका सेक्रेटरी सिचुएशन को संभालते हुए कहता है कि एक्चुअली मैं यहाँ पर जॉब रिलेटेड मैटर में आया हुआ था। मैं इसे पहले से जानता था इसलिए डायरेक्टली लेकर के आ गया। और हमारे बॉस तो जा चुके हैं। अब जियांग सोचती है कि वो जब आती है इसका बॉस गायब ही रहता है, चल क्या रहा है। बट खैर उस ऑफिस के लिए लेट हो रहा था तो वो फिलहाल अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। उनके जाते ही जो अपने सेक्रेटरी से अपने वाइफ के बारे में बात करने लगता है तो जियांग की फ्रेंड सुन लेती है और उससे ऐसा लगता है कि उनके ऑफिस में हमारे बॉस की वाइफ भी आई है। कौन, बस वो यही नहीं जान पाती है। उसे डाउट था जियांग पे। वो ऑफिस में जाकर के जियांग से बात कर रही थी कि क्या वही हमारे ऑफिस की बॉस की वाइफ है। जियांग को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर काव भी आती है। दोनों का सरनेम सेम था, इसीलिए सबको यहाँ पर ये गलतफहमी होने लगती है कि काव यहाँ पर जो मैनेजर की पोस्ट पर आई हुई है किसी और इंसान के साथ नाइट स्पेंड करके वो इनके बॉस की वाइफ हो सकती है। अब जब ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होता है तो काव भला इतने अच्छे सिचुएशन को कैसे ही जाने देने वाली थी। तो सबको कहती है कि हाँ हाँ वो वही है। अब कुछ उनकी चमचिया जो कि तलवे चाटने वाली थी वो जाकर के काव की चमची बन जाती है और उसे काफी ज्यादा सपोर्ट करने लगती है। यहाँ पर जियांग का इंसल्ट करने के लिए वो उसे कभी कॉफी लाने के लिए बोलती, कभी कुछ और काम करने के लिए बोलती। तो जियांग कहती है मैं यहाँ पर ऑफिस का काम करने के लिए आई हूँ। मेरा जॉब रोल है डिजाइनर करना, कि प्योन का जो मैं पानी तुम्हें ला करके देने जाऊं। तो ऐसा है कि अपना काम खुद दे कर लो। अब ये बात सुनते ही काओ को काफी गुस्सा आता है और वह जियांग के बनाए हुए डिजाइन भी फाड़ देती है। अब जियांग यहाँ पर काओ से ज्यादा पंगा लेना फिलहाल सही नहीं समझती है, क्योंकि अगर वो रियल में उसकी बॉस की वाइफ निकली तो फिर उसकी जॉब भी जा सकती थी। पर ज्यादा दिनों तक ये नखरा वो नहीं झेलने वाली थी। घर जाने के बाद वो सैडली बैठती है तो जो उससे पूछता है क्या हुआ बताओ, तो उसे बताती है अरे हमारे कंपनी में ना हमारे बॉस की वाइफ आए हुए है और वो कुछ लोग मुझे ना कुछ ज़्यादा ही बुली कर रही है। वो एक्चुअल में मेरे स्टेप्सिस है, ना जाने कैसे वो बॉस की वाइफ बन गई और उसने मेरा डिज़ाइन भी फाड़ दिया। भले वो हमारे कंपनी का बॉस है लेकिन उन्हें फेयर प्ले करना चाहिए ना। उसकी वाइफ है तो कुछ भी करेगी, इतने मेहनत से मैंने डिज़ाइन बनाए थे और उसकी वाइफ ने उसे फाड़ दिए। अब जो कहता है ठीक है कल तुम ऑफिस जाओ, कल सब ठीक हो जाएगा। उसे तो पता नहीं था कि वो खुद ही कंपनी के बॉस से कंप्लेन कर रही है।
अगले दिन जब वो ऑफिस जाती है तो उससे पता चलता है कि कंपनी में एक इंटरनल कंपटीशन होने वाला है, जिसमें कि हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है और जिसके डिजाइन्स का सबसे अच्छे होंगे ना उन्हें ही आगे भेजा जाएगा अवार्ड के लिए। जियांग ये सुनते ही काफ़ी खुशी हो जाती है। उससे पता चलता है कि उनकी कंपनी का बॉस आर्काइव एरिया में गया हुआ है कुछ फाइल्स लेने के लिए। अब जियांग को ये अच्छा मौका दिखता है उन्हें थैंक्स बोलने के लिए, तो वो भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। यहाँ पर काव्य बातें सुनती है, उसे जियांग से बदला लेने का अच्छा मौका दिखता है। वो सोचती है कि वो उसे आर्काइव एरिया में बंद कर देगी तो फिर वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट कैसे कर पाएगी। यही सोचते हुए वो उसके पीछे पीछे जाती है। वहाँ पर पहले से ही जो प्रेजेंट था वो अपने फाइल्स चेक कर रहा होता है, तभी वहाँ पर जियांग जाती है और उसे थैंक्स बोलने लगती है। आपके एक्स गर्लफ्रेंड की वजह से एक्चुअल में आज वो जिंदा है और वो बहुत ज़्यादा ही शुक्रगुजार हो। कभी भी कुछ काम हो तो वो उसे ज़रूर बताए, वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे उनका वो काम करने के लिए। अब जो पीछे मुड़ नहीं सकता था, लेकिन तभी अचानक से लाइट कट हो जाती है। ये सब कुछ काम ने किया था। वो दरवाज़ा भी बंद कर देती है और लाइट भी कट कर देती है, जिसे देख करके कि जियांग को काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगता है। उसे अंधेरे से काफ़ी डर लगता था। अब जो यहाँ पर जियांग को देखने के लिए जाता है और उससे याद आता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड किस तरीके से उसे छोड़ करके गई थी। अंधेरे में हल्का हल्का जियांग को जो का शक्ल दिखता है, लेकिन तब तक वो बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर उनका सेक्रेटरी आ जाता है और जो जल्दी जल्दी जियांग को वहाँ से लेके जाती है। कहा देखती है तो सोचती है कि उसने कंपनी के बॉस को भी यहाँ पर ब्लॉक कर दिया क्या। फिलहाल वो अपना ये सीक्रेट यहाँ पर रिवील नहीं कर सकती थी। दूसरी साइड जो जियांग को हॉस्पिटल लेकर के जाता है, जब जियांग को होश आता है तो वो देखती है कि उसके ऑफिस फ्रेंड यहाँ पर उसका केयर कर रही है। तो उसे बताती है कि एक्चुअल में ऑफिस के बॉस भी गलती से आर्काइव एरिया में बंद हो गए थे और वही यहाँ पर जियांग को हॉस्पिटल लेकर के आया है। जियांग को लगता है बट उसने तो जो को देखा था, ऐसा कैसे हो सकता है। वो यहाँ पर कहती है अभी भी बॉस जियांग के सॉरी अपने सेक्रेटरी से बात कर रहे हैं। जियांग सोचती है चल करके उन्हें डबल थैंक्स बोल लेते हैं। लेकिन जब वो वहाँ पर जाती है तो जो अपने सेक्रेटरी से बात कर रहा था कि पता लगाओ कि ये किसने किया है, क्योंकि किसी ने जानबूझ करके वहाँ पर उसे आर्काइव एरिया में बंद करने का कोशिश किया था। सीसीटीवी फुटेज डिलीट है, ये इस चीज़ का प्रूफ है। जियांग वहाँ पर आ जाती है। जो कहता है मुझे पता चला कि तुम्हारी तबीयत खराब है, इसी वजह से मैं हॉस्पिटल आया, बॉस तो जा चुका है। जियांग सोचती है हाँ बॉस के पास इतना फुर्सत थोड़ी है कि वो मेरे होश आने का इंतजार करेंगे। अब जो यहाँ पर जियांग को कहता है चलो थोड़ा सा तुम रेस्ट कर लो, वो उसे इस तरीके से गोद में उठा कर लेकर के जाता है और दोनों हस्बैंड वाइफ की तरफ बातें कर रहे थे। जियांग की ऑफिस फ्रेंड ये बात सुन लेती है। वो ऑफिस गर्ल इन बातों को देख के समझ जाती है कि जियांग ये एक्चुअल में कंपनी के बॉस की असली वाइफ है। उसका सेक्रेटरी था। वो उस गर्ल को चुप रहने के लिए कहता है और कहता है ये बात सीक्रेट है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और ड्रामा का सेकंड पार्ट हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कहानी के पार्ट थर्ड में जरूर से जरूर आना देखने।